Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बीचमा यतिखेर सद्भावना पार्टीका संस्थापक नेता र लोसपाका प्रभावशाली नेता रमण पाण्डे हुनुहुन्छ। तपाईलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ऋषि धमला जी। तपाईँ महन्त ठाकुरको विरुद्ध किन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ भन्नुहोस् त। आज जनता जान्न चाहन्छन्। किसने कहा आपको महंत ठाकुर के विरुद्ध? आपने आंदोलन नहीं किया है मधेश में, प्रदेश में 2 में, बताइए। संस्थापक, एक चीज आप समझ लीजिए कि हम सिस्टम स्थापनार्थ यहाँ आए थे, सिस्टम के लिए लड़ाई करने आए थे। हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना हो और आंतरिक लोकतंत्र के स्थापना हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास हम लोग अपना विषय रखने आए थे। जो विषय रखने के क्रम में आंतरिक लोकतंत्र छैन तपाईको पार्टीमा, लोसपामा? इधर आके महसूस हुआ। अभी जो 12 जिले में चंदन लगा के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, प्रदेश प्रमुख की नियुक्ति हुई, यह नियुक्ति हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। यह नियुक्ति इसी के विरुद्ध में, चूंकि हमारे पास पार्टी को, चूंकि हमारे पास आंदोलन करने अधिकार छ। क्या बात आप रमण पाण्डे जी? पार्टी के अध्यक्ष भी सिपाही हैं और हम भी सिपाही हैं। आप क्या बात करते हैं साहब? महन्त ठाकुर का योगदान नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन में कति छ तपाईलाई थाहा छ? बिल्कुल पता है। तो आप जिससे बात कर रहे हैं उसका 32 वर्ष का योगदान है मधेशवाद के आंदोलन में साहब। तपाईको योगदान छँदै छैन भनेर भन्छन् मान्छेहरू मधेसमा। कौन कहता है? महन्त ठाकुर जी, राजेन्द्र महतो जी। आप तुलना क्यों कर रहे हैं? वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनके सिपाही हैं। आपका तुलना ही गलत है। वो हमारे प्रमुख सिपाही और हम उनके कनिष्ठ सिपाही। परंतु आप ये मान के चलिए, जो कि आंतरिक लोकतंत्र के हेतु आवाज उठाना प्रत्येक सिपाही का अधिकार है और उठाना भी चाहिए। एक कहावत है, सुना जाए धमला साहब? हैन, पार्टी अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई उल्टाउन मिल्छ, सच्याउन मिल्छ? अध्यक्ष जी को सजेशन देने आए हैं ना कि आप लोकतांत्रिक तरीके से उसका पुनरावलोकन कीजिए। पुनरावलोकन हेतु निवेदित करने आए हैं ना, ये तो अधिकार है ना साहब। अध्यक्षले अस्वीकार गर्नुभयो तपाईहरुको मागलाई। कौन? हम कहते हैं हमारे पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति है 31 सदस्यीय, 3 महीना हुई है साहब हमारी पार्टी का गठन हुए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक से हम लोगों ने कहा था कि हमारी पार्टी एकल नेतृत्व और सामूहिक निर्णय से चलनी चाहिए। उसका आभार दिखा है और उसी के लिए हम लोग निवेदित करने आए हैं। और उस निवेदन के बाद 3 रोज तक हम लोग यहाँ बब्बर महल में, इस हिमालय के, इस काठमांडू के हिमालय पर आके 3 रोज तक वहां बैठे रह गए। कोई हम लोगों का हालचाल पूछने नहीं आया। सुन लीजिए साहब, कल अनिल कुमार झा आए। तपाईहरुको रणनीति सबैले बुझेको छ क्या? तपाईहरु पार्टीलाई भत्ताबुङ्ग पानी, लथालिङ्ग पानी, उपेन्द्र यादवको निर्देशन मानेर आउनु भएको छ। बात आप करते महन्त ठाकुरलाई सिद्ध्याउने। जब से हम लोग मधेशवाद के हेतु अपने को समर्पित किए हैं, आज से 32 वर्ष पूर्व गजेंद्र नारायण सिंह जी के नेतृत्व में रामचंद्र मिश्र, राम जन्म तिवारी, श्यामलाल मिश्रा और संत प्रसाद चौधरी जैसे नेताओं के प्रशिक्षण में हमने शुरू किया। राजेंद्र महतो जी, हृदय त्रिपाठी जी, अनिल कुमार झा के साथ रमण पांडे ने 32 वर्ष पहले काम शुरू किया था। आप क्या बात करते हैं? आपका इंफॉर्मेशन सही है, हमारा इंफॉर्मेशन ठीक है, सही है। मैं उपेंद्र यादव का इधर पदार्पण हुआ है, मधेश के आंदोलन में हुआ है। जिनका नेता बाबूराम भट्टराई है, वो तो मधेश का लीडर कितना है हमको पता नहीं है। जिनका लीडर बाबूराम भट्टराई हो, जिनका लीडर अशोक राय हो, जो गैर मधेसी के नेतृत्व में मंत्री परिषद में जाते हो, उनका निर्देशन आप क्या बात करते हैं? जिनका मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार का साइकिल का फाइल वहां पर लंबित हो। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टीलाई तपाईहरु सिद्ध्याउन चाहनुहुन्छ, कमजोर बनाउन चाहनुहुन्छ। कोई बर्बाद करेगा? अपने घर को बनाने आया हूं साहब। हमारे महंत ठाकुर साहब कार्यालय में धरना किन दिनुभयो, तालाबंदी किन गर्नुभयो? सिस्टम की स्थापना है। तो लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र से पार्टी चले, ताकि आप जान लीजिए एक बात धमला साहब, इन 32 वर्षों में नेपाल सद्भावना पार्टी से लेके सद्भावना पार्टी, संघीय सद्भावना पार्टी,
राजपा, लोसपा बारंबार टूटते और जुटते देखा है। रमन पांडे इसका जीवंत गवाह है। तो हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी नहीं कर देगी साहब, तो कौन कर देगा? हमारे पास 4-5 बड़े बड़े नेता हैं साहब, यह समझना होगा। लोग कौन नेता है आपका पार्टी में? आदरणीय महंत ठाकुर, जो एक हम 3 वर्ष पहले कहे थे कि महंत ठाकुर साहब अपने आप में एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। हमारे पास महंत ठाकुर जैसा पूंजी है, हमारे पास संस्थापक नेता राजेंद्र महतो और अनिल झा के जैसा पूंजी है, हमारे पास शरद सिंह भंडारी जैसा वह पूंजी है, मधेश का लाल, जिसने नेपाली सेना में मधेशियों की समूहगत प्रवेश हुए हेतु राजीनामा दे दिया मंत्री पद से। नेपाली हो? क्या बात आप करते हैं? किसी अनि से तपाईं किन हिन्दीमा बोलिरहनु भएको छ? जैसा आप नेपाली वैसा मैं नेपाली। तपाईं नेपालीमा बोल्नुस्। नेपाली नेपाली भाषामा बोल्नुस्। नेपाली की खास भाषा होइन, नेपाली भाषा। नेपाली तो 135 भाषा है साहब। नेपाली भाषा बोल्नुस्। मैं जो भाषा बोल रहा हूं नेपाल की भाषा है धमला साहब। होइन, हिन्दी भाषा नेपाली भाषा आप अध्ययन कर लें। होइन, यह नेपाल की भाषा है। मेरो तपाईँलाई आग्रह छ रमन पाण्डेजी, खास भाषा बोल्नुस्। भाषा का नेपाली भाषा, राष्ट्रिय भाषा, नेपाली भाषा, नेपाली जनताको भाषा। हिंदी को नेपाली के सबै नेपालीले बोल्ने भाषा, नेपाली भाषा, नेपाली भाषा। मधेश की संपर्क भाषा, मधेश पहाड़ की संपर्क भाषा, नेपाल भारत की संपर्क भाषा हिंदी भाषा। उसको आप जिस दिन नेपाली के समकक्ष खड़ा कर देंगे, नेपाल सद्भावना पार्टी अपने स्थापना काल के समय में यह मांग प्रस्तुत किया था कि हिंदी भाषा को नेपाली भाषा के समकक्ष राष्ट्रभाषा का दर्जा दो। मधेशियों को नेपाली भाषा असंभव, राजतंत्र का खात्मा भी असंभव था साहब, राजतंत्र का खात्मा भी असंभव था धमला साहब। मलाई आग्रह गरिरहेको छ है, लोकतंत्र की स्थापना भी असंभव थी साहब। तपाईलाई मेरो अनुरोध छ, हुआ तपाईलाई मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ, बिल्कुल, तपाई नेपाली भाषा बोल्नुस्। नेपाली भाषा बोल रहा हूं, हूं, नेपाली भाषा बोल रहा हूं धमला साहब, नेपाली भाषा बोल रहा हूं। मैले जे हिंदी नेपाली भाषा है, मैथिली नेपाली भाषा है, अवधी, सतार, थारू, राजवंशी, राय, लिंबू, गुरुंग, शेरपा, तमांग, मगर, नेवारी तमाम मातृभाषाएं हैं। मारवाड़ी भाषा, थारू भाषा, उर्दू भाषा, सभी मारवाड़ी भाषा, सभी नेपाली भाषा है साहब। और नेपाली भाषा भारत की 8वीं अनुसूचित में दर्ज है, लेकिन यहां हिंदी भाषा को मान्यता नहीं दी जा रही है साहब। यह विभेद के विरुद्ध में हमने 32 वर्ष पहले आगाज किया था, और विभेद के विरुद्ध में तब तक यह क्रांति चलती रहेगी जब तक समानता का अधिकार हम मधेशियों को और पहाड़ी जनजातियों को प्राप्त न हो जाए। और इसी विभेद के विरुद्ध में शंखनाद जो शुरू हुआ है, इसी शंखनाद को एकीकृत आंदोलन के तहत हम लोग अंत भी करेंगे, यह भी जान लें। हिंदी भाषा भनेको नेपाली भाषा होइन है, हिंदी भाषा ही नेपाली भाषा है, जैसा आपका खास भाषा सूचना तपाईं जनतालाई नदिनुस्, धमला साहब तपाईं नबोल्नुस्। अच्छा, तो खास नेपाली भाषा बोल्नुस्। खास नेपाली भाषा नेपाली जनताको राष्ट्रिय भाषा हम हो। नेपाली भाषा से प्रेम करते हैं, भाषाको तपाईं अवमूल्यन नगर्नुस्। भाषा से भी र प्रेम हिन्दी करता हूं। भाषा नेपालीहरूको लागि कहिल्यै पनि राष्ट्रिय भाषा हुन किस सक्दैन। नेपाली के लिए? किस नेपाली के लिए? हम हम सबै जिस नेपाली। वर्ग से आते हैं 51% उसकी जनसंख्या है साहब। इस देश में 30% जनसंख्या जनजातियों की है साहब। और हम लोग हिंदी भाषा को उसी सम्मान से देखते हैं जिस सम्मान से यहां के लोग खस भाषा को देखते हैं। खस भाषा कहिए, नेपाली भाषा नहीं कहिए। नेपाली भाषा, खस भाषा। नेपाली रमन पांडे खुलेआम कहता है खस भाषा। खस भाषा गलत। नेपाल सद्भावना पार्टी का प्रोडक्ट रमन पांडे, गजेंद्र नारायण सिंह के स्कूलिंग से निकला हुआ रमन पांडे, महंत ठाकुर के निर्देशन में काम कर रहा रमन पांडे आपको स्पष्ट कहता है जो खस भाषा। अनुरोध छ तपाईलाई। थैंक यू। तपाईलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु रमणजी जी, तपाईं हिंदी भाषा नबोल्नुस्। ये तो 32 वर्ष से हम बोल रहे हैं साहब, तब तक बोलता रहूंगा जब तक हिंदी को नेपाली के समकक्ष तपाईं राष्ट्रभाषा नेपाली की किन दर्जा। बोल्नुहुन्न ठ्याक्कै भन्नुस् त्यसो भए? जी, नेपाली तपाईं किन बोल्न चाहनुहुन्छ? आइया, अब आ गई बात। देखिए साहब, आज से 32 वर्ष पहले नेपाल सद्भावना परिषद से जब नेपाल सद्भावना पार्टी का स्थापना होता है, मैं महोत्तरी जिला के पिपरा गांव से यहां पढ़ने नेपाल लॉ कैंपस में आया था। पहली आम सभा टूरी खेल में हुई लोकतंत्र के बहाली के बाद। इस देश में बहुत कष्टपूर्ण आंदोलन के बाद लोकतंत्र की बहाली हुई थी। आपको याद होगा भारतीय नेताओं का भी सपोर्ट था। आदरणीय चंद्रशेखर से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी तक यहां पधारे थे। गणेश मान जी के चार दीवारी में आम सभा हुई थी। लोकतंत्र की स्थापना हुई। हमारी पार्टी परिषद से नेपाल सद्भावना पार्टी बनी और पहला आम सभा टूरी खेल में किया। उस टूरी खेल के आम सभा में हृदय त्रिपाठी जी उसके संचालक थे, गजेंद्र बाबू मंच पर अध्यक्ष थे, और हम लोगों को लात, जूता और घूसा से पीटा गया। हमारे नेताओं को घायल किया गया। रमन पांडे के माथे में 6 टाके पड़े। 17 वर्ष की आयु में 3 रोज तक मैं वीर हॉस्पिटल में पड़ा रहा। मैंने कसम खाया, कोई अलग कसम नहीं खाया। मेरा 5 मांग था। भाषा का मांग, संसदीय क्षेत्र निर्वाचन, समान जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का मांग, इसके बाद मधेसी में सेनाओं की प्रवेश, मधेसियों के हेतु 50% का आरक्षण, पहाड़ी जनजातियों के हेतु 30% की आरक्षण व्यवस्था,
और हिंदी भाषा की मांग थी, जो हिंदी को संपर्क भाषा बनाई जाए, नेपाली के समकक्ष राष्ट्रभाषा। मेरे जहन में यह बात था, रटा हुआ था, और मैंने उस दिन कसम खाया कि इस देश में इस 3 करोड़ नागरिक के बीच में रमन पांडे तब तक नेपाली भाषा, खस भाषा, तथा कथित नेपाली भाषा नहीं बोलेगा जब तक हिंदी को नेपाली के समकक्ष राष्ट्रभाषा को तपाईँ कथा कथित नभन्नु। सही किसको? तपाईँ माफ माग्नुहोस्। आज राष्ट्रभाषा, तथा कथित राष्ट्रभाषा मैं कहूंगा। नेपाली भाषालाई तपाईँ खस भाषा, खस भाषा, आज खस भाषा गलत किसिमले व्याख्या हमको लादिएगा आप। जिस तरह से 32 वर्ष पहले जबरदस्ती टोपी पहना के नागरिकता खिंचवाते थे हम लोगों को। यो कार्यक्रममा माफी माग्नुपर्छ है। अब अति भयो। ठीक 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 धमला साहब बोलिए। माफी माग्नुहोस्, गलत भयो भन्नुहोस्। तो एक बात सुनिए, एक बात आज तपाईँले भन्नै पर्छ। सुन्नुहोस् है, सुनिए ना धमला साहब, आप सुनिए ना, नेपाली जनता यहाँ सब है, 3 करोड़ नेपाली जनता है। जैसा महत्व इस देश में, जैसा देश इस देश में महत्व खस भाषा, नेपाली भाषा, राइल भाषा, लिंबू भाषा, नेवारी भाषा का है, वैसा ही स्थान इस देश में मैथिली, भोजपुरी, बजका, अवधी, मगही, हिंदी सभी भाषा का है। तो भाषा आज का विषय ही नहीं है। विषय है कि इस देश में नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, इस देश में अपनत्व प्राप्त हो, यहाँ के मधेसी और पहाड़ी और जनजाति समुदाय आपस में एकता नेपाली भाषा को अपमान न गर्नुस्। मेरो त मलाई आग्रह छ। बिल्कुल अपमान नहीं करेंगे हम, अपमान कर, लेकिन हम लोग कई बार अपमानित हो चुके हैं साहब। तो हमारा एक मुहिम है, हमारा पार्टी उस वक्त शुरू किया था। नेपाल भनेको बहु धार्मिक, बहु जाति हैन। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है, यही तो है हमारे हरेक नेपाली जनता को आफ्नै पहिचान छ। लोकतंत्र की सुंदरता, संविधान की सुंदरता यही तो है कि कागज में सिर्फ लिखा हुआ है बहुल जाति, बहुल भाषा, बहुल संस्कृति, सब कागजी घोड़ा, बहुजाति मुलुकको नेपाल, कागजी घोड़ा, धरातल ये सबै जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम हैन, मधेसी सबैको आफ्नै भाषा छ। म सबै भाषाको चाहिँ नि सम्मान गरिरहन्छु। हम भी सम्मान करते हैं यहाँ के भाषा। त्यसै त मलाई मेरो आग्रह छ, नेपालीहरूको आफ्नै पहिचान छ, गरिमा छ, प्रतिष्ठा छ। नेपालीहरू आज छ नि जसै आफ्नो स्वाभिमान छ, प्रतिष्ठा है साहब। 5% म त नेपाली जनतालाई जहिले पनि सल्युट गर्छु, अभिनन्दन गर्छु। जनतालाई मानव मधेसी नहीं है। 5% उपस्थिति इस देश में हमारी नौकरी में नहीं है, 5% की उपस्थिति सरकारी सेवाओं में नहीं है। कितने दिनों तक हम जबरदस्ती प्रणाम करते रहेंगे साहब? अब 21वीं सदी में सब नहीं चलेगा। हम लोगों को अधिकार दीजिए, तब जाके हम लोगों से सम्मान खोजिए। बिना अधिकार का सम्मान रमणजी तपाईँलाई थाहा छ, नेपाली जनता राष्ट्रियता प्रति एकदम बिल्कुल समर्पित छन्। हम नेपाली राष्ट्रीयता को मानते हैं, हम नेपाली राष्ट्रीयता को मानते हैं, लेकिन आपको भी मधेसी राष्ट्रीयता को स्वीकार करना पड़ेगा। इस देश में 2 राष्ट्रीयता है साहब, एक मधेसी राष्ट्रीयता, एक पहाड़ी राष्ट्रीयता, प्रतिष्ठा, बहुल राष्ट्रीयता है देश में, जिसमें स्वाभिमान राष्ट्रीयता से नेपाली जनताको लागि चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो कुरा हो। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। कौन कहता है कि नेपाल को हमको नहीं बनाना है? यही तो हमें स्वीकार नहीं किया जा रहा है। नेपाल बनाने हेतु जैसे हम पार्टी बनाने के लिए यहाँ आए हैं, पार्टी में सिस्टम स्थापना करने के लिए लोकतंत्र का परिभाषा दिए हम। कल परसों मीडिया में आया है कि लोकतंत्र वही है जहां विचार विमर्श को उचित स्थान मिले, विचार विमर्श को। तो आपके मंच पे आज हैं धमला साहब, आप इस दुनिया के एक सामर्थ्यवान पत्रकार हैं, एक चर्चित पत्रकार हैं। आपको मैं कहता हूं धमला साहब, आपका धमला का हमला इस देश में कौन नहीं जानता होगा, नेपाल में ही नहीं, एशिया में, दुनिया में आप एक चर्चित पत्रकार के रूप में हैं धमला साहब। मैं आपको निवेदन करूं कि इस देश में यदि राष्ट्रीयता को मजबूत करनी है तो इस देश के चप्पे चप्पे के लोगों के साथ समान व्यवहार करना होगा। उनके भाषा, उनकी भेष, उनकी शैली, भाषा भनेको तपाईको आफ्नै अधिकार छ, नैतिक अधिकार छ नेपाली जनताको। तो कोई संविधानले तो अधिकार दिएको छ। 32 वर्षों से साहब नहीं बोला हूं तो 32 जन्म नहीं बोल सकता हूं। वह विल है रमन पांडे में साहब। मैं नेपाल सद्भावना पार्टी का नेपाली कहिले पनि नबोल्नी, नेपाली बोल्दै नबोल्नी तपाई। बोलूंगा, बहुत शौक है। मैंने लॉ किया है नेपाल लॉ का, बार एसोसिएशन मोहतरी का मेंबर हूं साहब। मुझे भी शौक है नेपाली बोलूं, बहुत प्यारा भाषा है नेपाली भाषा, बहुत अच्छी लगती है नेपाली भाषा। इसमें जो कहते हैं आप लोग हुजूर, इधर उधर, बहुत सारा चीज है। इतना हमको कैची शब्द आप इस भाषा में है। इच्छा तो होती है, लेकिन एक आंदोलनकारी अपने इच्छा को विसर्जित करके हिंदी को स्थापित करने हेतु मैंने यह कसम खाई है आपसे कसम। रमन पांडेले नेपाली भाषा न बोल्ने, बोलेंगे जीवन भर। कहा जीवन भर? संविधान संशोधन होगा उस दिन से बोलेंगे।
संविधान संशोधन नहीं हुआ था? नहीं, कैसे होगा? इतना हमको है क्षमता, हम लोगों को, हम कार्यकर्ता जो 24 जिला में भरे हुए हैं, पहाड़ के जनजाति इलाके में भरे हुए हैं, हम लोग करवाएंगे कि 7 को संविधान फेल हो गया, 7 संविधान फेल हो गया साहब। विभेदकारी संविधान, समान जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र नहीं, 8 जिले का विकृत मध्य प्रदेश 2 नंबर, जो 24 जिला के लिए हम लोग निकले थे साहब, भीतरी मध्य सहित उदयपुर सिंधुली सहित के मध्य के लिए निकले थे साहब। ये 8 जिला में हम लोगों को सीमित कर दिया गया है यहाँ के शासकों के द्वारा, सिंह दरबार के तरह तरह के षड्यंत्रों के द्वारा। ये सब समाप्त होगा। ये सब बीज खत्म नहीं हुआ है, व्यापार हो गया मधेशवाद का, बीज खत्म नहीं हुआ है। मधेसी जनताहरूलाई आज छ नि सरकारले, जी, प्रदेश सरकारले, संघीय सरकारले सबै अधिकार दिएको छ। संघीय सरकार के पास अधिकार नहीं तो क्या देगा? 12% आप अधिकार दिए हैं, 12% उसको बजट है, हमारा योगदान 80% है देश के राजस्व में। आज से है 275 वर्षों से धमला साहब हमने इस देश को 80% से अधिक राजस्व दिया है, और यहां काठमांडू के शासकों ने हमें सिर्फ 12% लौटाया है, और उस 12% में 40% का भ्रष्टाचार संस्थागत हो गया है। यही तो रोना है हमारा, यही तो हमारे जैसे सतही कार्यकर्ताओं का, सिपाहियों का रोना है। 12% का बजट जाना, 80% का हमारा योगदान होना, और उसमें भी 40% का भ्रष्टाचार संस्थागत हो जाना। तो क्या उम्मीद करूं? तपाई नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? नेपाल भारत संबंध पर तो हमको बड़ी हंसी आती है साहब। नेपाल भारत का संबंध अपने आप में एक विशिष्ट संबंध है, वो उसका थोड़ा सा व्याख्या मैं कर दूं। व्याख्या गर्नुस् त। थोड़ा सा व्याख्या धमला साहब, आपके जैसे एक नामूद पत्रकार के सामने आज अवसर मिला, मैं कह दूं नेपाल भारत का संबंध कैसा है जरा, कि एक हम लोगों के यहाँ स्वजनी भोज होता है। वो स्वजनी भोज क्या होता है कि बॉर्डर है ना अपना, नो मैंस लैंड, खुली बॉर्डर है, 1850 किलोमीटर की सीमा है भारत नेपाल के, खुली बॉर्डर बीच में है ना। तो उस खुली बॉर्डर के बीच में 4, 5, 10 गांव का एक भोज होता है हम लोगों के यहाँ। लोग लोटा लेके भोज खाने जाते हैं। तो भारत के गांव के लोग नेपाल के स्वजनी हैं, नेपाल के गांव के लोग भारत के स्वजनी हैं, उधर के लोग इधर भोज खाने आते हैं अपने जातीय भोज में, इधर के लोग उधर भोज खाने। एक संबंध। दूसरा संबंध कैसा है साहब हम लोगों के बीच में? तो मामा नेपाल में है तो भांजा भारत में है, मामा भारत में है तो भांजा नेपाल में है। ये दूसरा संबंध हुआ। तीसरा संबंध कैसा है? तो इस अर्थ में ऐसे समझना होगा कि नेपाल भारत के बीच में मित्रता नहीं है, यही लोग नहीं समझते। मित्रता दुनिया के सभी राष्ट्र के साथ हमारी है। नेपाल भारत के बीच एक रिश्तेदारी है, और यह रिश्तेदार राष्ट्र है भारत, और भारत का रिश्तेदार राष्ट्र है नेपाल। यहाँ के पहाड़ी लोग भी, पहाड़ में जो लोग आदरणीय हमारे नागरिक रहते हैं, उनमें भी अधिकांश लोग, यहाँ के महाराज भी भारत से आए हैं, और हम लोग भी आए हैं। तो देखिए है क्या कि एक भारत के साथ हमारा विशिष्ट संबंध है। इस संबंध का लेखा जोखा मित्रता के मापदंड पर तौला ही नहीं जा सकता है। बाकी देश से हमारी मित्रता रहे। रमण पाण्डेजी जस्तो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी नेपालमा धेरै पटक आउनु भएको छ। ठीक। नेपालको प्रगति र विकासमा भारतको चाहना छ, रुचि छ जी। तपाईलाई विश्वास छ? बिल्कुल। भारत तो दुनिया की प्रगति चाहती है साहब। भारत तो एक ऐसा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, एक ऐसा लोकतांत्रिक कंट्री है जिसकी एक नीति है जो हम प्रथम हमला किसी देश पर नहीं करेंगे। वह महान राष्ट्र का नाम भारत है, हमारा पूर्वज राष्ट्र भारत। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी को कसरी प्रशंसा गर्नुहुन्छ? एक मिनट साहब, तपाईले भनिरहनु भएको छ नि त उहाँ जस्तो नेतै छैन भनेर। धमला साहब, रमन पांडे भारत को रिश्तेदार राष्ट्र भी नहीं कहता है। मेरे जैसा एक आदमी भारत को अपना पूर्वज राष्ट्र मानता है। वो हमारा पूर्वज राष्ट्र है, और पूर्वज राष्ट्र के प्रति सम्मान है मेरा, और रिश्तेदार राष्ट्र है। तो अब रही बात मोदी साहब की, बहुत दिन के बाद राष्ट्रता अंदर में कूट के भरा हुआ एक ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला है जो अपने को प्रधानमंत्री कहने में रुचि नहीं रखते हैं। मोदी साहब, नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने को प्रधान सेवक कहने में रुचि रखते हैं, और यही चिंतन और यही विचार नेपाल में भी स्थापित हो गए। अपने को लोग प्रधान सेवक समझे, अपने को शासक नहीं समझे। जिस दिन हम प्रधान सेवक समझने लगेंगे तो स्थानीय निकाय से लेकर प्रदेश से लेकर केंद्र तक एक स्वराज्य आ जाएगा। प्रधान सेवक समझने की, यहां तो लोग शासक समझते हैं और अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं साहब।
धमला साहब यहाँ इंटरव्यू लेते रहे, धमला साहब नेपाल के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते रहे। और इस देश में हमको दुख कहां होता है साहब, क्या हर्ष था, मधेसी पहाड़ी दोनों समुदाय के लोग मिलकर ना हम देश को बनाते हैं। राष्ट्रीयता ही नहीं है, 2-4% लोगों में राष्ट्रीयता है साहब इस देश के अंदर। तर नेपाली जनता राष्ट्रियता भनेको रमण पाण्डेजी विदेश में सब कुछ विदेश में प्राण भन्दा प्यारो छ नेपाली जनताको लागि राष्ट्रियता। किताब में साहब, किताब में, व्यवहारमा पनि छ। राष्ट्रियता माथि यदि कसैले आक्रमण गर्यो नेपाली जनता चुप लाएर बस्दैन। सर सुनिए, ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है कि देश के अर्थतंत्र को लूटने में यहाँ के शासक, प्रशासक और कर्मचारी तंत्र का अग्रणी भूमिका है। लूटा जा रहा है, देश को कंगाल बनाया जा रहा है साहब। एक एक डील इस देश में ऐसी होती है। आपने देखा होगा अभी एमसीसी का विषय आया है, जिस एमसीसी से नेपाल का निर्माण होना है, जिससे इसका काया पलट होना है। पारित गर्नु हुँदैन, राष्ट्रघाती हो एमसीसी। छोड़ी दुनिया में तो बहुत कुछ राष्ट्रघाती है। यहाँ लाल आतंकवाद है, नस्लीय आतंकवाद है, इस देश में नस्लीय कांग्रेस का नाटक है। इस छोड़ी ये सब बात छोड़िए। हम कहते हैं एक तो एनसेल्फ जो टेलीफोन कंपनी है क्या है, उस पर जितना पैसा बाकी है, क्या कर रहे हैं यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय, क्या कर रहे हैं यहाँ के शासक प्रशासक। हजारों बिघा गुट्ठी का जमीन व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है इस देश में। आपने देखा होगा कौन कांड हुआ है अभी, जमीन, सरकारी जमीन हड़पने का कांड, गुट्ठी का जमीन हड़प लिया, सरकारी बजट हड़प लिया। भ्रष्टाचार का देश के नाम से परिचित इस देश को किया जा रहा है, हमारे नेपाल को किया जा रहा है। तो यहां तो एक ऐसा महापुरुष, आप ऐसा महापुरुष का नाम ले लिए, मित्र राष्ट्र नहीं कहिए, रिश्तेदार राष्ट्र भारत, पूर्वज राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक नरेंद्र दास मोदी का, काश उनके जैसा एक कोई इस नेपाल मां के कोख से कोई जन्म ले लेता तो साहब यह देश तो सोना की चिड़िया है। दुनिया में न हमारे जितना जल भंडार है। नेपाली जनताले चाहिँ आज राम्रा राम्रा नेता देखेका छन्। बीपी कोइराला, निश्चित राजा महेन्द्र, ठीक, पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन, ठीक, थापा जी, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी जी, तपाईँलाई थाहा छैन? गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, केशवप्रसाद भट्टराई, सब पता है। भट्टराई जी के सामने 46 के लोकतंत्र के बहाली के बाद निहत्था मधेसियों पर सरेआम लाठीचार्ज हुआ। गजेंद्र सिंह जी का फोटो आप देख सकते हैं, हम सब जानते हैं, कहने की बात नहीं है। महान लोकतांत्रिक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थे। भारत ने कृपा किया था, जो कि नेपाल भारत के जनता में एक ऐसा अनुनाश्रय संबंध रहा, धमला साहब, जो भारत के लोग नेपाल में संपत्ति खरीदे और नेपाल के लोग भारत में संपत्ति खरीदे, उसको भी बीपी कोइराला के समय में ब्रेक कर दिया गया। त्यसमा जाँदै मलाई के बताउनुस् भन्दाखेरि रमण पाण्डेजी, जी हाँ, नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि भारतले सीमा मिचेको छ भन्ने कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ? नेपालको भूभागलाई मिचेको छ? कहाँ है वो सीमा? तो दुनिया में किसी का कहाँ है आपका नेपाल का सीमा? अपना ही नेपाल यदि नहीं चाहती, भारत यदि नहीं चाहते, भारत के लोग, भारत के नेता नेहरू जी या उस वक्त के जो नेता थे, तो नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी बन पाता। मिथ्या एक तो भारत विरोध इस देश में शौक बन गया है। भारत विरोध करो, भारत विरोध करो, उससे काम चल रहा है। काला पानी लिम्पियाद्वारा लिपिले नेपालको कौन कहता है साहब? मैं आपको जानकारी दूं, आप राष्ट्रीय पत्रकार हैं। सागर माथा हमारा, माउंट एवरेस्ट हमारा, और उत्तर के तरफ से बिना इजाजत का चाइना कब्जा कर चुका है। अपने आप चाइना उधर से चढ़ाई कर रही है और नेपाल सरकार से कोई इजाजत नहीं ले रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को? उत्तर के बॉर्डर पर गांव का गांव, हमारे नेपाल का गांव तिब्बत के ओर से चाइना के बॉर्डर में चला गया। भारतले चाहिँ नेपालको भूभाग मिचेको छैन। बेचारा करोड़ों अरबों खरबों आपके यहाँ अपने यहाँ खर्च। नेपालमा संविधान संशोधन भएर नेपाली जनताले छ नि, संसदले सर्वसम्मत रूपमा छ नि, लिपिले काला पानी नेपालको भनेर नेपालको संविधानमा लेखा छैन। ये सब किताबी नक्शा पर बना लीजिए और यहीं पर ठीक है। नेपाल का 1 इंच भी भूभाग किसी राष्ट्र को लेना नहीं चाहिए, लेने की अधिकार नहीं है, और यह कोई भी एक स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता संपन्न नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन हमने निवेदन किया है कि भारत की नीयत, भारत की नीति, भारत की चाल चरित्र और चेहरा कभी ऐसा नहीं रहा कि किसी देश के क्षेत्रफल पर, उसके सीमा पर भारत आक्रमण करे। जहां तक हम लोग भारत के बारे में जानते हैं, चीनले गरेको छ नेपालको भूभाग मिचेको छ चीनले। हम कहां? बिल्कुल मिचेको छ, देखाउनुस्। बिल्कुल सागर माथा पर उत्तर की तरफ से चढ़ाई कर रही है। माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट हमारा है कि नहीं है? जबरदस्ती कौन कहे सामरिक शक्ति में संपन्न चीन? कौन कहे चाइना को?
जबरदस्ती तिब्बत की तरफ से जितना कैट हो गावी से हमारा मिला लिए चीन वाले लोग, वो किन्हीं को दिखाई नहीं देता है। हमारा मानना है कि चाइना भी हमारा 1 इंच नहीं ले, भारत भी हमारा 1 इंच नहीं ले। हम सिर्फ इतना निवेदन किए हैं कि भारत की चाल चरित्र और चेहरा, पिछला रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि भारत की नीति ही नहीं है कि किसी का सीमा, किसी का चीनको चाहिँ नीति छ त नेपालको भूभाग मिच्ने अतिक्रमण गर्ने? जिनकी नीति नहीं है तो कैसे अतिक्रमण हुआ है? जबरदस्ती जबरदस्ती कोई बोल सकता है सामर्थ्य किसी में बोलने का? देखते हैं अभी सीमा पर 1850 किलोमीटर के बीच में आप देखिएगा साहब, तो पहले 18-20 पोस्ट था। हम लोग तो सतह में रहते हैं ना, 32 वर्षों से मधेश के राजनीति में, मधेश का सिपाही होने के नाते गांव गांव घूमते आ रहे हैं। 24 जिला को 50 बार हम और अनिल कुमार झा घूम गए होंगे। तो हम लोग तो पूरा मधेश देखे हैं, पूरा जनजाति इलाका देखे हैं। तो हमने पाया है कि विगत के वर्षों में जहां 10-20 पोस्ट था आर्म्ड फोर्स का, वहां अभी 200-400 पोस्ट हो गया आर्म्ड फोर्स का। 1 किलो नमक भी हमारा मधेसी जनता लेके आता है, 1 किलो खाद भी हमारा मधेसी जनता लेके आता है। किसान को आप खाद नहीं देते हैं, बीज नहीं देते हैं, मल नहीं देते हैं। भारत की कृपा जो हम लोग वहां से ले आते हैं, और उसको भी 10 बार चेकिंग। हमारी मां बहन आती है, उसको 10 बार चेकिंग। अभी आपको मैं एक नया जानकारी दूं साहब, इस कोरोना संकट काल से पहले, इस कोविड संकट काल से पहले, हमारी खुली बॉर्डर पर जो आपको जहां भंसार कटता है, वहां पे आपको रात के 10 बजे तक भंसार कटता था। हमारे जो भारतीय लोग आते थे, रिश्तेदार लोग, तो रात के 10 बजे तक इन कर सकते थे। अब 4 ही बजे तक वो 500 का रसीद कटता है, 4 ही बजे तक रसीद कटता है। यहां षड्यंत्र है हर एक कदम पर, उसको भी सॉर्ट कर दिया गया। 4 बजे कोई बॉर्डर पर पहुंचे तो उसी उधर ही रहे। आखिर नेपाल का व्यवसाय चलता था, नेपाल का होटल चलता था, लोग शाम में आते थे, आराम करते थे, सुबह में जानकी जी का दर्शन करते थे, लुम्बिनी दर्शन करते थे। उनको 4 ही बजे आप रोक देते हैं बॉर्डर पर। अब उनको तो पता है कि 10 बजे तक बॉर्डर खुली रहेगी, 8 बजे तक बॉर्डर खुली रहेगी। सारा मौका मिला नहीं, नया ओपनिंग किया कि कुछ ऐसा कानून लाग दिया। त्यसो तपाईको पार्टीले आगामी निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्छ, गठबन्धन बनाउँछ? देखिए ठक्के जाँदा जाँदा ये तो हम लोगों का राष्ट्रीय कार्य समिति का बैठक होगा, शीर्षस्थ नेता बैठेंगे। वो आगे की राजनीतिक जो जीवंत पार्टी होती है ना, उस समय पर अपना निर्णय करता है, समय पर निर्णय करता है। फिलहाल तो हम लोग यहाँ आए थे जो हमारी पार्टी बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चले और हम अपने महान नेताओं का उपयोग अपने पार्टी को महान बनाने में कर सकें, इस उद्देश्य के साथ हम आए थे। थैंक यू सो मच रमन, बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।